हेलो। आज हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट है और इस सब्जेक्ट में हम लोग सारे बेसिक्स बिल्ड करेंगे जो आगे के यूनिट्स में बहुत यूज होंगे। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, क्यों आया, सारी चीजें इस बेसिक आइडिया लेंगे और फिर जो अपनी काम की चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके। सबसे पहले हम लोग ने सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो हुआ वो लेट 19 सेंचुरी में हुआ, जहाँ पे ये डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिक वेव अगर परपेंडिकुलर प्रोपोगेट कर रहे हैं तो उसकी जो स्पीड कैलकुलेट की गई बाय थियरी, ये लाइट की स्पीड से मैच करती है। देखो, 18 सेंचुरी तक हमने लाइट्स मतलब लाइट के और ऑप्टिक्स ओवरऑल बहुत अच्छे से स्टडी किए थे। टेलीस्कोप बनाए थे, लेंसेस बनाए थे, बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स भी बन गए थे। तो बहुत सारी डिस्कवरीज उस टाइम पे हो गई थी। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी एक अलग से सब्जेक्ट हुआ करता था। उसके भी उसमें भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए, मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से स्टडी किया। तो बहुत एडवांस हो गए थे उस टाइम तक, 18 19। लेकिन जेम्स मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की थ्योरी को उन्होंने फोकस किया, रीबिल्ड किया, स्टार्ट किया एकदम बेसिक से स्टार्ट करके, तब उनको ये थ्योरी का जो प्रिडिक्शन था ये देखना था। और उन्होंने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया तो उनको पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट की स्पीड से इक्वल है। और ये लाइट की स्पीड पहले ही मेजर हो चुकी थी, तो उनको कोई सरप्राइज नहीं था। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत सारे रास्ते खुल गए थे। और ये लाइट की स्पीड आप देख सकते हो, इसकी है 3 × 10⁸ ओके। और जो भी फिनोमिनन होते थे उस टाइम पे ऑप्टिक्स रिलेटेड, जैसे रिजोल्विंग पावर, जैसे माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, इंटरफेरेंस क्या रहता है, डिफ्रैक्शन क्या रहता है, ओके, पोलराइजेशन क्या रहता है, ये सारी छोटी छोटी जो फिनोमिनन है, रेनबो क्यों आता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव ही है, यही लोग का मानना फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हर एक वेव की जो वेलोसिटी रहती है वो उसके वेवलेंथ के ऊपर और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ओके। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और लैम्बडा को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ओके। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, क्योंकि यूजुअली हम लोग यही फॉर्मूला आगे भी यूज करने वाले हैं। कभी कभी फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक ग्रीक लेटर है न्यू करके इस तरीके से यूज करते हैं। ये दोनों का जो मतलब है वो फ्रीक्वेंसी। ओके। और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻²। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम लाइट कंसिडर कर रहे थे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गई, जिससे बैक बॉडी रेडिएशन हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए। तो सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा इसका। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या रहता है कि कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट आप गर्म करोगे तो वो एक टाइम के बाद ग्लो करना स्टार्ट करेगा, हीट लाइट एमिट करेगा। जैसे आप लोखंड को गर्म होते हुए देखते हैं तो वो कैसा ऑरेंज हो जाता है, और फिर और अगर गर्म करोगे तो वो और ग्लो करेगा। तो जो लाइट एमिट होती है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और ये रेडिएशन जो है, ये रेडिएशन कंटिन्यूस फॉर्म में लाइट लोगों ने अज्यूम किया था कि जैसे अगर लाइट वेव है तो कंटिन्यूस फॉर्म में ये लाइट हीट ट्रांसफर करेगी सराउंडिंग को या फिर आप। लेकिन जो प्रिडिक्शंस आ रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के साथ वो मैच नहीं हो रहे थे। और इसकी वजह से जी मैक्स प्लैंक करके और एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये जो वेव है वो वेव एक सिंगल वेव के फॉर्म में नहीं आ रहा है, बल्कि एक छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसके फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब इमेजिन करो कि आप एक ऐसा नल है जिसमें कंटिन्यूस पानी आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस ऐसा इमेजिन किया था कि लाइट भी ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में आएगी अगर कोई नल है। लेकिन एक्चुअल में कैसे आ रही थी, अगर ये नल है तो ऐसे ड्रॉप ड्रॉप आएंगे ऐसे इमेजिन। तो ऐसा ये जो ड्रॉप फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। और फोटॉन्स क्या है, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी, मतलब एक छोटे से फॉर्म में एक बंडल है एनर्जी का जो एमिट हो रहा है। ओके।
तो ऐसी जो प्रिडिक्शन है इसके वजह से फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुए, और इसको कंफर्म करने के लिए आइंस्टाइन ने उस टाइम तक स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश की थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई थी। तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक और पेपर रिलीज किया। ओके। और जो प्लैंक की थ्योरी थी उसमें एक और चीज थी कि उसने एनर्जी को और फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया, और उसमें ही फाइंड आउट हुआ एक नया कांस्टेंट, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, ये फिजिकल कांस्टेंट है, एच से डिनोट होता है, इसकी वैल्यू 10⁻³ माइनस 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड, और ये एनर्जी ऑफ द जो पार्टिकल रिलीज हो गए हैं, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी। सो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। और फोटॉन क्या है? वही एनर्जी का बंडल है जो एमिट हो रही है। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एक्सप्लेन करने के लिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि एक सोर्स रहता था जिससे लाइट अंदर आने की अ, हम लोग ने परमिशन दी थी लाइट को, और फिर यहाँ पे एक मेटल प्लेट है। वो मेटल प्लेट जब भी लाइट इंसिडेंट होती थी वो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट लगाई, और ये प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया V के फॉर्म। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल करते थे कलेक्टर से, वो एक करंट यहाँ पे आई करके मेजर होता था। ओके। तो नॉर्मल सेटअप इस तरीके का हुआ था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट दो स्टेजेस में किया जाता है। सबसे पहले एक नेगेटिव टर्मिनल जो रहता है वोल्टेज सोर्स का, वो एक कलेक्टर प्लेट को करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनल जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, इसलिए वजह से जो बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वही इस प्लेट तक पहुंच पाएंगे। और जैसे जैसे ये और हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ये और नेगेटिव होते जाएगा ये टर्मिनल, और इसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाले ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचते जाएंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं रिपेल हो जाएंगे। और एक टाइम आएगा जहाँ पे ये इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है कि कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, तो जहाँ पे करंट जीरो हो जाता है, ऐसे समझो कि ये करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, जहाँ पे करंट जीरो हो जाता है, ऐसे समझो कि थोड़ा करंट था स्टार्टिंग में, लेकिन जहाँ पे करंट जीरो हो जाता है एक टाइम के बाद वो करंट रुक जाता है, और उस वोल्टेज को हम लोग स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी इसको टच नहीं कर रहा है कलेक्टर प्लेट। अभी हम लोग इस सप्लाई का ओरिएंटेशन उल्टा कर देंगे, मतलब अभी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा और फिर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, तो आपको एक इंक्रीज होता हुआ करंट दिखेगा, लेकिन ये भी करंट एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है और फ्लैट लाइन दिखेगी। तो ऐसा ग्राफ है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके सब्जेक्ट इस सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको बस इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में बता। तो क्या क्या डिस्कवरीज हुई कि सबसे पहले ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ही रीच कर पाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग देते हैं, और वो इज इक्वल टू EVS। E is the charge of the electron, ओके। और Vs इज अ स्टॉपिंग वोल्टेज, और E क्या है? एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन, ओके। तो चार सरप्राइजेस देखने को मिले ये इस एक्सपेरिमेंट में। पहली चीज कि कोई भी स्टॉपेज वोल्टेज का प्रभाव नहीं है, सॉरी, कोई भी इंटेंसिटी का प्रभाव नहीं है स्टॉपेज वोल्टेज के ऊपर। मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट का सोर्स आपने एक मोमबत्ती लगाई रहेगी या फिर पूरा बड़ा लाइट का सोर्स जैसे टॉर्च लगा रहेगा, कोई भी
चीज से ये स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज नहीं होता, मतलब लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही टॉर्च यूज किया और एक टॉर्च से हम लोग ने रेड लाइट करने के लिए रेड फिल्टर लगाया उसको, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, और एक ब्लू फिल्टर लगाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। तो ऐसे अलग फ्रीक्वेंसी वाले अगर लगाएंगे तो आपको स्टॉपेज वोल्टेज अलग देखने को मिलेगा। तीसरा चीज क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है हर एक मेटल की स्पेसिफिक, अगर ये मेटल सरफेस हम लोग चेंज कर देंगे तो एक फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, फिर वो इंटेंसिटी कितनी भी स्ट्रांग। मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई तो मेटल है जो रेड लाइट और उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ही अलाउ करता है, तो नीचे की फ्रीक्वेंसी में अगर ब्लू लाइट रहेगी तो भी कितना भी आप उसको क्या बोलते हैं, कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, कितना भी ये करो, वो रिलीज नहीं करेगा। तो ये भी एक डिस्कवरी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट सरप्राइजिंग क्या था कि कोई टाइम डिले नहीं है। कोई टाइम डिले मतलब क्या था कि लोगों का पहला अज्यूम क्या था कि अगर कोई एटम है और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर लाइट वेव के फॉर्म में आ रही है तो इस इलेक्ट्रॉन को पहले थोड़ा सा शेक करेगी, ऊपर नीचे उसको वाइब्रेट करवाएगी, उसको एनर्जी स्लोली स्लोली ट्रांसफर करेगी। ऐसा नहीं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मास है, प्रोटॉन को कोई मास नहीं है, लाइट को कोई मास नहीं है, तो एनर्जी ट्रांसफर करने में टाइम जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी आने के बाद फिर ये एमिट होगा। ऐसा अजम्पशन था। लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट क्या था कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, इमीडिएट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक बॉल से दूसरे बॉल को हिट कर रहे हैं, ओके, और फिर ये बॉल इमीडिएटली मूव कर रहा है। तो ऐसे ऐसे फिनोमिना तब जाके आइंस्टाइन ने फिर प्रेडिक्ट किया कि फोटॉन को आप एक पार्टिकल के हिसाब से देखो, जो वेव, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव के नाम से देखते उपयोग नहीं है, आप पार्टिकल के हिसाब से देखो, आपको सारे फिजिक्स के फंडे इसमें एक्सप्लेन हो जाएंगे, और फिर वैसे ही वो, और फिर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज। तो लोगों का एक क्लियर हो गया कि लाइट एक ऐसी चीज है जो वेव की तरह भी है और एक पार्टिकल की तरह भी है, एक मैटर की तरह भी है। इसको ही कहा जाता है वेव पार्टिकल या फिर वेव मैटर ड्युअलिटी। और ये लाइट के बारे में ट्रू हो गया था, सब लोग ने मान लिया था 1920s तक, सारी चीज एकदम क्लियर थी। उसके बाद फिर डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने खोजा कि ये जो चीज है वो खाली लाइट के बारे में ट्रू होगी ऐसा जरूरी नहीं है, मे बी बाकी के मैटर्स में भी यही फिनोमेना जो वेव और पार्टिकल की ड्युअलिटी है। अगर कोई वे लाइट है जो वेव थी वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती है, तो कोई मैटर जो है वो भी वेव जैसा कर सकता है। ये प्रिडिक्ट किया था डी ब्रॉगली ने 1924। ओके, और उसने ये भी कहा कि अगर कोई पार्टिकल की मोमेंटम दैट इज एम वी, ओके, ये मोमेंटम हो गया मतलब उसकी मास और वेलोसिटी, अगर ये मोमेंटम है तो उस मोमेंटम वाले पार्टिकल को जिसके एक पर्टिकुलर मास और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उस मोमेंटम की पार्टिकल की अगर वेव, कोई वेव रहेगी उस, तो वो लैम्बडा बी, मतलब यहाँ पे लैम्बडा दिया है, हम लोग यूजली कभी कभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लैम्बडा बी भी लिख सकते हैं। तो ये वेवलेंथ होगी एच अपॉन, ये रिलेशन उसने प्रपोज, ओके। और ये रिलेशन थोड़ा सा डिराइव था, जो प्लैंक ने पहले डिस्कवरी की थी, जहाँ पे उसने कहा था कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, और लोगों को पता था कि स्पीड ऑफ लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है, ओके, और एक वेवलेंथ है। तो अगर हम लोग और एनर्जी का क्या रहता है, एनर्जी हम लोग देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो पी स्क्वायर अपॉन 2m ऐसा रहता है, ओके, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये सारे एक ही फॉर्मूला है, अब एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका यूज करके फिर डी ब्रॉगली ने ये रिलेशनशिप निकाला, जो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और इसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन उसका मानना था कि ये ट्रू है। अगर लाइट वेव पार्टिकल डुअलिटी जैसे कर रही है, वैसे ही
कोई मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया वो भी कर सकते। ओके, तो आप बोलोगे कि नॉर्मल वाटर जैसे अगर कोई बॉल है मेरे पास तो वो बॉल वेव की तरह क्यों नहीं दिखता? तो सिंपल है, अगर आप वो बॉल का मास देखोगे, अगर समझो 50 ग्राम्स का बॉल है, मतलब 10 50 × 10⁻³ उसका मास हो गया, और उसको आप फेंकोगे तो ज्यादा से ज्यादा समझो 100 की स्पीड से चला गया। ओके, 100 मीटर पर सेकेंड। तो भी ये जो प्लैंक कांस्टेंट है वो बहुत छोटा नंबर है, 10⁻⁻34। और क्योंकि हम लोग पी से डिवाइड करते हैं, तो आपने 50 × 10⁻⁻1 ये दोनों से मल्टीप्लाई करके तो देखा, तो भी एक बहुत छोटा नंबर बाहर है। मतलब क्या है, एक बहुत छोटी वेवलेंथ है जो हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि आपको अगर नेचर में कोई बड़ा पार्टिकल है तो उसके लिए ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इतना इंपॉर्टेंस है। लेकिन बहुत जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे इमेजिन करो ये बॉल का हो गया, अभी इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन का हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास रहता है 9 × 10⁻31। ओके, उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक स्पीड ऑफ लाइट के हाफ में। ओके, तो जब आप नंबर ये डिवाइड करोगे तो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर आएगा, जो वेवलेंथ में भी 10⁻10 या फिर 10 माइक्रोमीटर में रहेगी या फिर नैनोमीटर्स में रहेगी, जो मेजर कर सकते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रॉन्स की वेव पार्टिकल डुअलिटी मेजर कर सकते हैं, और सिमिलरली जो भी छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी भी। तो ये डिस्कवरी थी जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किए थे, ये कोई फाइनल थॉट नहीं था। जब उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ तब जा, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो डिराइव है उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। पहली चीज तो नॉन रिलेटिविस्टिक डेरिवेशन आता है, बिना रिलेटिविटी इस सब्जेक्ट को कंसिडर किए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का जो नॉर्मली आपको पता है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं, और उसी मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, और क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h/p है तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत एक सिंपल तरीका हो गया काइनेटिक एनर्जी को उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मैच करने। ओके, अगर दो प्लेट्स के बीच में, जैसे हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और उसको ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। जैसे हम लोग ने प्रीवियसली एक इक्वेशन देखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, ये वाला नीचे वाला। तो वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी चार्ज टाइम वोल्टेज, तो यहाँ पे भी वैसा ही इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स वोल्टेज। अभी ये क्यों लिखा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज रहता है ई, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्स। ओके, तो हम लोग अगर k इज इक्वल टू ई भी अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग को h स्क्वायर रूट ऑफ 2m EV आ जाती है, या फिर Q आप लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे। ओके, तो ये हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक डेरिवेशन। ये दो फॉर्मूले जो है यहाँ पे एक लिखा है और यहाँ पे ये दो फॉर्मूलेज है, ये नॉन रिलेटिविटी है। एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है और एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में। ओके, सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक भी हम लोग इसका डिस्कवरी कर सकते हैं। अभी रिलेटिविस्टिक में अगर आपने रिलेटिविटी नहीं पढ़ी है तो आपको कुछ बेसिक इक्वेशन बता। रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से आगे नहीं जा सकता। स्पीड ऑफ लाइट नेचर में हर जगह पे कांस्टेंट है, दैट इज 3 × 10⁸ ओके, और उसको इस लिमिट को कोई तोड़ नहीं सकता, ये पहला था। दूसरा चीज उसने देखा लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, अगर कोई दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और एक फ्रेम, एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, लाइट की स्पीड से कंपेरेबल स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग को टाइम डिलेज और फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऐसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग कभी रिलेटिविटी पढ़ते हुए करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है कि आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन था, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब क्या है कि
कोई भी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये प्रेडिक्ट किया था। और कोई भी मास, अगर पार्टिकल है उसका मास स्पेसिफिक स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग उसके रेस्ट मास, मतलब अगर वो पार्टिकल एक जगह पे रुकेगा तो उसका जो मास है, और वो पार्टिकल एकदम फास्ट स्पीड में मूव कर रहा है, तो इसमें एक रिलेशनशिप है जो उसकी स्पीड से रिलेटेड है। यहाँ पे v उस पार्टिकल की स्पीड है, m उस पार्टिकल का एक्चुअल मास है, और m नॉट ये रेस्ट मास है। इसको रेस्ट मास कहा जाता है, मतलब ये पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो उसका मास कितना रहता है, रेस्ट फ्रेम में उसका मास कितना है। ओके, और ये इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को रिलेट करेंगे, ओके, तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन आता है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ओके, या फिर हम लोग इसको एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ओके, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर अपॉन टू है, बराबर। तो ये एम एम जो है हम लोग इसको एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक और इक्वेशन आता है फिर, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर द होल स्क्वायर। ऐसा एक रिलेशनशिप भी बनता है, इसको एनर्जी, मोमेंटम और रेस्ट मास से सारी चीजों से ये हो जाए। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको यूज होगा। अगर रिलेटिविटी का यूज कर रहे हो तो हम जरूर ऐसे इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ने मास की जगह रेस्ट मास यूज कर लिया, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन को यूज किया, लेकिन हम लोग को पता था कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी में भी ये क्यू ईवी जो है ये यूज होगा। तो हम लोग ने ये दोनों इक्वेशन को रिलेट किए और आपको ये इक्वेशन आए। इस इक्वेशन में हम लोग ने मास को फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ एम नॉट, क्यू, वी और सी, ऐसे। ओके, और फिर हम लोग ने यही एम को, जो हम लोग ने प्रीवियसली इक्वेशन लिखा था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन टू एम क्यू वी, तो इसमें जो एम की पोजीशन है वहां पे हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया। ओके, या इस इक्वेशन में हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिया एम को, क्योंकि हम लोग रिलेटिविस्टिक कंडीशन, मतलब रिलेटिविटी मतलब ये कंडीशंस तब अप्लाई होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से बहुत आसपास या फिर उसके कंपैरेबल स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे और सारे जो पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, सारे एक्सेलरेटर वगैरह एक्सपेरिमेंट्स करते हो बहुत स्पीड में रहते हैं, तो हम लोग रिलेटिविटी ही इस यूज करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशंस को यूज करने का, अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में कि आपको रिलेटिविटी का यूज करने का है, तो आप इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इसको बस अरेंज किया थोड़ा सा। ओके, और मैंने इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में भी ये सारी चीजें, तो नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में हम लोग देखेंगे एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की, ई की वैल्यू और एच की वैल्यू सारे सब्स्टिट्यूट करके आपको ये इक्वेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो स्टार कर रहे हो इक्वेशंस वो हम ध्यान में रखें, क्योंकि ये यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके न्यूमेरिकल्स में भी, और ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। ठीक, इसी यही इक्वेशन का हम लोग क्यूब के जगह ई लिख रहे हैं, और ये लैम्बडा रिलेटेड टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का एक इक्वेशन है। वोल्टेज मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, और एक ए मतलब एंगस्ट्रॉम है, मतलब 10⁻⁻10 मिलीमीटर, सॉरी मीटर। So, ये ये 12.27, ये सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने एम, क्यू और एच के वैल्यू। ओके, सो ये हो गया रिलेटिविस्टिक डेरिवेशन। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये प्रूव किस तरीके से किया गया, डेविडसन और ग्रेमर के एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में एक apparatus है जहाँ पे आपको एक फिलामेंट है जो हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, और ये हीट करने के लिए हम लोग ने एक बैटरी का इस्तेमाल किया। ओके, फिर यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगाई गई, ये मेटल प्लेट को एक होल था यहाँ पे S1 नाम का,
और ये मेटल प्लेट को एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे रखा गया है इस कंपैरिजन टू सो दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेटेड बाहर निकले स्ट्रेट। ओके, और इसी होल से निकले सो दैट हम लोग इस क्रिस्टल निकल क्रिस्टल के ऊपर उसको इजेक्ट बीम कर पाए, फोकस कर पाए। अभी निकल क्रिस्टल ही क्यों? क्योंकि निकल क्रिस्टल का जो सरफेस रहता है वो एक एफसीसी क्रिस्टल है। एफसीसी क्या रहता है अगर हम लोग क्रिस्टल ये यूनिट 3 में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समझो कि उसके जो एटम्स है वो एक पर्टिकुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट में है। और फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाउंस होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए और अच्छे आपको रिजल्ट्स मिले, तो हम लोग ने ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट वाले ही एटम्स चूज किए थे और इसलिए निकल क्रिस्टल बहुत इजीली अवेलेबल रहता था, तो वही इस्तेमाल। इस निकल क्रिस्टल को बाउंस करके हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में जाता था। ओके, और ये मेजर करने के लिए एक ऐसा एक चेंबर बनाया गया जिसको फैराडे चेंबर भी कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर अंदर जाएंगे, ओके, तो इसका जो सरफेस है वो करंट रिकॉर्ड करेगा और ये गैल्वेनोमीटर में करंट रिकॉर्ड होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीम देखे। और ये जो है वो एक पर्टिकुलर रिटार्डिंग पोटेंशियल पे रखा सो दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ अपोजिट साइड गलत डायरेक्शन में ना जाए, सीधा स्ट्रेट जाए। ओके, तो ये ऐसे सेटअप किया गया और एक्सपेरिमेंट करते हो ये जो चेंबर है, ये चेंबर एक पर्टिकुलर ऐसे मूव कर सकता है इससे डायरेक्शन। ओके, तो हम लोग अलग अलग थीटा पे मेजर करते थे। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, अलग अलग वोल्टेजेस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक वोल्टेज पकड़ते थे, फॉर एग्जांपल मैंने 20 वोल्ट्स पकड़ा और फिर अलग अलग एंगल्स पे मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी कितनी है। और ये इंटेंसिटी कैसे रिलेट होती थी, यहाँ पे जो करंट रन होता था उस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ऐसा रन हुआ जहाँ पे, और फिर आपको देखने को मिला अलग अलग यहाँ पे वोल्टेजेस पे आपको अलग अलग इंटेंसिटीज दिखेंगी। और एक पर्टिकुलर एंगल है जहाँ पे 54 डिग्री पे 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको बीम की इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है इलेक्ट्रॉन्स की जो स्कैटर्ड हुए थे। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह, अगर इलेक्ट्रॉन मास है, सबको पता था इलेक्ट्रॉन मास है, उसको एक मास है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वो ये जो प्लेन्स है उसको डाइफ्रैक्ट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और ये वेव है। ओके, और ये दूसरी वेव। तो ये दोनों वेव के आफ्टर डिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो उनका एंगल बन रहा है, ओके, ये हम लोग ने देखा। देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ये ये साई डिग्री है। ओके, और ये साई कैसे है, आप ये परपेंडिकुलर अगर मानोगे तो ये थीटा हो गया। ओके, सो इसी वजह से हम लोग ये ध्यान में रखेंगे आगे। तो ये पार्ट डिफरेंस जो मेजर होता है डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, 2D साइन थीटा एन लैम्डा। और अगर फर्स्ट डिफ्रैक्शन मतलब ये ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का अगर देख रहे हैं तो हम लोग को देखने को मिलेगा 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अभी डी क्या है यहाँ पे, डी ये दो लेयर्स के बीच में, निकल क्रिस्टल के दो एटम्स के लेयर के बीच में का डिस्टेंस है। और साइन थीटा ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है उस पर्टिकुलर प्लेन से। ओके, और हम लोग ने देखा है कि थीटा जो वहां पे था 50 डिग्री, और ये कैसे 50 डिग्री था, ये वाला एंगल 50 बराबर। तो थीटा कितना हुआ यहाँ पे, मतलब 2 थीटा प्लस फाइव इज 180 डिग्री। और फिर अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को फाइव की वैल्यू 50 है, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50, और फिर थीटा की वैल्यू हम लोग को 65 आ जाए। ओके, तो 65 डिग्री हम लोग ने लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट की, तो लैम्बडा की वैल्यू हम लोग को आई 1.65 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये डी की वैल्यू नोन थी, दैट इज वाज 0.91 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम लोग ने डी ब्रॉगली का फॉर्मूला यूज किया रहता, जो हम लोग ने अभी देखा थोड़ी देर पहले ये वाला, तो उसके हम लोग ने देखा कि एक्सेलरेटेड उसके इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल थी 54 वोल्ट। तो हम लोग को डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से भी सेम वेवलेंथ आए, जिससे हम लोग को कंफर्म हुआ
कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ करेक्ट है, और जो थियरी उसने हाइपोथेसिस है वो भी करेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल और मास दोनों हो सकता है, और इससे ही मैटर वेव का एक कंसेप्ट स्टार्ट। अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे कि मैटर वेव और बाकी सब चीजें किस तरीके से ये करते। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू सो मच।